और क्वेश्चन करो। फ्रस्ट्रम पता है ना? बढ़िया है। फ्रस्ट्रम कट गया है वैसे। हाँ, फ्रस्ट्रम कट गया है वैसे। तो क्या करूँ, कट गया तो? वॉल्यूम का भी मेजर पोर्शन कट गया। तुम्हें सारा करंट कहाँ बहता हुआ नजर आ रहा है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो तुम्हारा सर्कल, ये वाला फ्रंट में जो दिख रहा है वो तो होगा ना, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा ये एरिया बढ़ता जाएगा। रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस चेंज होता जाएगा तो एरिया भी चेंज होता चला जाएगा। तो कांस्टेंट तो है नहीं, एरिया ही कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर दिक्कत है यहाँ पे, तो एवरेज एरिया ले लेते ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से कट करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे गए, हैं। ठीक है। फिर यहाँ से हमने डी एक्स एलिमेंट हमने कट करा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये एक ऐसे है, फिर उससे आगे जाकर के कट हुआ है ना। इस पे तो ऐसे दिख ही रहा है, लेकिन मैं 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। तो इस ये जो डिस्क बनेगा एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड कोन में से काटा गया है। तो सॉलिड कोन में से काटा गया तो अंदर भी सारी चीजें मटेरियल भरा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका स्मॉल आर रेडियस हो गया, ठीक है। और जब स्मॉल आर रेडियस होगा तो अभी बताओ, ये रेडियस हो गया एक, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना। तो मुझे वो चीज़ लिखना है, पहले तो आर लिख लेते हैं। डी आर, इसके लिए डी आर लिखेंगे ना, इस वाले एलिमेंट के लिए छोटा सा ये होगा इसमें। तो ये डी आर क्या होगा, रो, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करा है करेंट, डी एक्स, डी एक्स है ना, और अपॉन डी ए, ठीक है। डी ए या ए, एरिया, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इसका आर है ना। अब मुझे ये बताओ कि आर को कैसे लिखो। देखो, एक तो ये तरीका है कि यार तुम क्या बोलते हैं, ये है ना करंट के लॉन्ग में एक्स एक्सिस मान लो और यहाँ पे वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ए है, आया ना, ठीक है। तो अगर मैं उसके लिए टेन थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन बी, पी बी माइनस ए अपॉन बेस कितना है, एल, ठीक है। अब देखो, लाइन के इक्वेशन लिखना आता है। मान लो कोई भी लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स, देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे कोई लाइन होती है तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होगा, ये स्लोप और जेंडर के साथ, और सी क्या होगा, अगर ये लेट से 0, ए है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, वाई में क्या है, आर ही तो बदल रहा है ना, आर में लिख दो इक्वेशन, आर इज इक्वल टू एम एक्स, एम क्या होता है, टेन थीटा, बी बी माइनस ए बाई एल, ठीक है। और एक्स अलॉन्ग एक्स है प्लस ए, ठीक है। आर को एक्स के टर्म पे लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे एक तो चाहिए था, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये क्या है, एक्स ही तो है, एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी करना चाहिए था। तो कितना हो गया, रो डी एक्स। देखो इसको और कैसे लिखेंगे, आर को मैं लिख रहा हूँ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल अपॉन एल, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, पाई
आर स्क्वायर, आर को क्या लिख दिया हमने, एल स्क्वायर को बाहर ले लो, है ना, यहाँ पे अंदर लिख दिया बी माइनस ए एक्स प्लस ए एल, ठीक है, स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, आर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, एल ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन पाई और dx अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल का होल स्क्वायर, दिस इज डी आर, ठीक है। अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो कहाँ से जा रहे हैं अपन, 0 से एल, लेंथ कहाँ वेरी कर रहा है, एल में तो जा रहे हैं ना अपन, ठीक है। देखो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 0 से एल, और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स, ठीक है, ये पढ़ा है ना तुमने, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, उसी में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 1 बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एन डी एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉल्व होके आएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये तो यहाँ पे रो एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 1 पाई बी माइनस ए, ठीक है, इंटू और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है, और ये लिमिट लगेगा 0 से एल, रो एल स्क्वायर बाई पाई 1 बाई बी माइनस ए इंटू, तो वही क्या हो जाएगा -1, ये लिखा हुआ है बेसिकली -1 अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एल, ठीक है, 0 से एल। अब हम लिमिट रख दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो -1 अपॉन अपर लिमिट कितना हो जाएगा, बी माइनस ए एल प्लस ए एल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू 0 प्लस ए एल, ठीक है। अब देखो ये माइनस ए एल है, ये प्लस ए एल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रो एल स्क्वायर अपॉन पाई बी माइनस ए इंटू, देखो ये क्या बचेगा अंदर में, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए एल माइनस 1 अपॉन बी एल, ठीक है ना। ये एल इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी था, तो एक तो काट दिया, बी एल तो बचेगा ना अपने पास, और ये वाला माइनस है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो रो एल स्क्वायर अपॉन पाई बी माइनस ए इंटू, यहाँ से एल बाहर निकाल लो, तो 1 बाई एल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, एलसीएम लोगे नीचे में ए भी आएगा, ठीक है, और ऊपर में आएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, एक एल से एल कैंसिल आउट हो गया, आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू रो एल बाई पाई ए बी, छाप लो। हो गया, जाओ मिटा दो। हाँ देखो मैं क्या कह रहा था, एक और तरीका है आर निकालने का, कैसे निकालेंगे, देखो एक सेकंड, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, तो इसके लिए tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा क्या लिखेंगे, बी बाई एल, सॉरी बी माइनस ए बाई एल, ठीक है। फिर यहाँ से भी ये मान लो y है, इसके लिए भी लिखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इसके लिए भी tan थीटा क्या होगा, दैट इज y बाई एक्स, ये दोनों थीटा सेम है, तो बी माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू
वाई बाई एक्स आ जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितना है बी माइनस ए अपॉन क्या लिखा हुआ है एल इंटू एक्स प्लस ए, दिया था। ठीक है, चलो ओके। ओ क्या ये बाद में कहानी लिख लेना, चलो अरे देखो इधर थोड़ा सा मतलब मन में आ रही वही चीज करना है ना, कुछ भी करके हम रजिस्टर निकालना है कैसे नहीं हाँ, ऐसी देख चीज का लो। तो दुनिया में रजिस्टर निकाल लेंगे होगा। मजाक है क्या? मतलब तो क्या है? हैं? क्यों मुझे ये तो यू शेप मैग्नेट लग रही है। ओ कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है सर आपने बोर्ड पे। अरे वाह, ऐसा लग रहा है वो बन गई है तो बाहर आ अरे जाएगी, वेरी गुड, बाहर आ जाएगी कभी है ना? अरे बहुत ही सुंदर। देखो मैंने क्या करा है, आपने डायग्राम बढ़िया बनाया है, आपने डायग्राम बढ़िया बनाया है। ये रजिस्टिविटी है, इसकी रो है, ठीक है, इसको बीच से मैंने काट दिया, कितनी सुंदर चीज को। ठीक है। अब जब बीच से काटेंगे तो बेसिकली ये दिखेगा कैसा, वो देख लो। मेरी कॉपी और बना दो please। ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है इसका सेंटर है, तो तुम्हें एक क्वार्टर सर्कल टाइप दिख रहा है, बट ये 3D में क्वार्टर सर्कल दिख रहा है, सर्कल का ये वाला पार्ट है ना। अब मैं अब देखो ये डिस्टेंस ए है और ये बी है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस निकालना है। मेरे को लगता था रेजिस्टेंस बस वो फॉर्मूला ही है। अब आप किसी ने भी रेजिस्टेंस निकलवा के ये बना दो एक बार तो। देखो देखो इसी में करता हूँ, देखो क्या है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यू, तो इस कर्वेचर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो देखो यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस ये वाला पाथ में फ्लो कर रहा है ना। तो मैंने तुमने 10th में पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये आर्क है, सेक्टर तो है। आर्क लेंथ जब हम निकालते हैं इसको, अगर मैं एल मान लूँ, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, अगर रेडियस आर है तो एल इज इक्वल टू क्या होता है थीटा इंटू आर होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको यूज करूँगा, ध्यान रखना। मैंने स्टेप पकड़ लिया था। हाँ, फोटो तो बना लो। वो भी आ रही मुझे। ओके, अब देखो, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखूंगा, मैं अगर इस वाले को ऐसे बनाऊं, तो बेसिकली मुझे करंट इधर से जाते हुए नजर आ रहा है और वो जाके उधर घूम जाएगा, हाँ या ना। तो जरा सोच के देखो कि अगर ये है ए और यहाँ से है बी, ठीक है,
तो इसमें क्या वैरी कर रहा है पहले ये देख लो। जो करंट फ्लो कर रहा है वो कोई भी स्ट्रिप हो, लेंथ तो यही है, लेंथ तो फिक्स है, लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया की मैं बात करूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो देखो कर्वेचर है, ठीक है, तो हर जगह पे एरिया भी चेंज हो रहा है ना। इस वाले पे एरिया इधर है, इधर का इधर है, उधर उधर है, तो थोड़ा सा ये चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलिमेंट कट करने पड़ेंगे, फिर इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आए और दूर चले जाते हैं, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ से dx एलिमेंट हमने कट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो dx है मतलब बहुत चिंदी सा है, मतलब मान लो ये x यहाँ पे है ना, तो जो कट करा हुआ है dx वो एकदम इसके पास में है, वो तो फिर भी तुम्हें दिख रहा है बट वो दिखेगा नहीं, है ना। अब जरा सोच के देखो, अगर मैं ये प्लेट को काटा है तो अंदर से भी कटा होगा, तो क्या तुम्हें बहुत पतली सी चीजें में तुम कर्व देख पाओगे? नहीं। अगर तुम फ्रंट से देखो तो तुम्हें वो सीधी नजर आएगी, ठीक है, वो कर्व नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी करंट है इस वाले, अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया जब मैं देखूंगा तो क्या ये हाइट h है ना, और ये कितना है dx, तो dA कितना हो जाएगा h इंटू डी एक्स, है ना, ठीक है। और करंट जो फ्लो होगा, जिस लेंथ में करंट फ्लो होगा वो बेसिकली कौन सा लेंथ होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, आया ना। कर्वेचर एक्स डिस्टेंस पे आया हुआ है, ठीक है, तो क्या लेंगे अपन, सॉरी एल इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू आर। देखो थीटा कितना है पाई बाई 2 है, कर्वेचर पे एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री तो बन रहा है, और ये कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा पाई एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब आर जो मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू रो, एल कितना है पाई बाई 2 इंटू एक्स, और एरिया कितना है एच इंटू डी एक्स। देखो कितना हो जाएगा रो पाई बाई 2h डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा डी आर। समझ में आएगा क्या करा मैंने? अब देखो, हाँ ये वाला देखो, पहले तो हमने एक डिस्टेंस पे गए, ठीक है, और हमने एक स्टेप कट करा, dx कट करा। क्यों कट करा? क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि करंट जो का फ्लो जो है वो ऐसे हो रहा है, सीधा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से जाकर के ऐसे कर्व हो रहा है, तो कर्वेचर पे डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, तो हर टेंजेंट पे यहाँ का डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ का डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ का डायरेक्शन अलग होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा हर पॉइंट पे क्या करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो। तो क्या करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, तो करंट ही फिक्स नहीं है, मतलब अगर मैं करंट का डायरेक्शन की बात करूँ तो फिक्स नहीं है, ठीक है, तो मैं सरफेस एरिया कैसे फिक्स कर दूंगा, तो भी अलग अलग हो जाएगा ना। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि कोई डिस्टेंस पे जा करके ऐसा एलिमेंट कट करना पड़ेगा ताकि वो जो जाए तो उसके लिए करंट बिल्कुल भी, ये जो करंट है वो सीधा सीधा चले जाए, है ना, कोई टेंशन ना हो। तो उसके लिए जो हम एरिया निकालेंगे, अब जो एक तरीके से मान लो कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है, लेंथ सॉरी ब्रेथ है एक्स, और क्या बोलते हैं विड्थ है इसकी ये। फ्रंट से तुम्हें ऐसे ही दिखेगा ना, अरे यार फ्रंट से तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या है एच और ये डी एक्स। इसका एरिया कैसे निकालोगे, एच इंटू डी एक्स, लेंथ टू बेस ही तो होता है, तो वही एच इंटू डी एक्स लिख दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं ना, इस वजह से हम फ्रंट का लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो रो लिखा, तो रो तो किसी भी मेटेरियल की प्रॉपर्टी हो, कुछ भी ले लो वो फर्क नहीं पड़ता, तो वो रो ही रहेगा। एल क्या है पाई बाई 2 इंटू एक्स, लेंथ क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब मैंने क्या बोला था कि इसमें ये थीटा है ना, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो बेसिकली ये जो भी कर्व लेंगे वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है पाई बाई 2, है ना, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। और आर कितना है, कितना डिस्टेंस हमने कट करा है एक्स, तो रेडियस कितना हो जाएगा एक्स, तो वही पाई बाई 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, नीचे में एरिया लिखा हुआ है दैट इज द एच इंटू डी एक्स, ठीक है। तो पाई रो पाई बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन 2h डी एक्स आ गया, ये हमारे पास आया डी आर। अब देखो जब भी मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराया था उसमें सब में डी एक्स ऊपर था, अब यहाँ पे डी एक्स नीचे आ रहा है, और इंटीग्रेशन में डी एक्स ऊपर ही रहता है, नीचे तो रहता नहीं है, काहे का इंटीग्रेशन करें, है ना। तो डी आर इक्वल टू कुछ भी करके कुछ तो आना ही है 2h dx। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहले अभी मैंने क्या कहा, हर पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में
ये क्या बोलते हैं, करंट जो होता है डिफरेंट किस में होता है, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में। पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर करंट डिफरेंट है तो सेम क्या रहता है, पोटेंशियल? हाँ नहीं, हाँ पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। वोल्टेज का भी। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इसमें जितने भी मैंने स्ट्रिप कट करा डी आर का, अब वो सीरीज में ना होकर के वो पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल कनेक्ट कर दो वी वोल्ट का, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, वी वोल्ट। तो इस सरफेस पे कहीं पे भी कनेक्शन होगा सबके पोटेंशियल वी वोल्ट होगा। तो ये पूरा सरफेस का इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर जगह पोटेंशियल सेम होना। वैसे ही ये पूरा सरफेस क्या वी होगा, 0 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे कितना भी स्ट्रिप कट कर लो, ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा तो वी वोल्ट ही रहेगा ना, हाँ या ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रिप ही तो है, ये वाली पूरी स्ट्रिप ही तो जाएगी, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वही पूरा स्ट्रिप का क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का डीआर है, और वो हर स्ट्रिप का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ऐसे कितने सारे जितने भी स्ट्रिप कट करेंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारे रजिस्टर आपस में सीरीज में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस, ऐसे लिखते हैं। तो पहले जो इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसमें r1 प्लस r2 प्लस r3 कर रहे थे। अब इसका इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसे नहीं करेंगे। अब जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा तो बेसिकली 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बेसिकली 1 मैं लिखूंगा इसको dr, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2h dx अपन रो पाई x, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये जोड़ने का क्या मतलब है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये जो देगा दैट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, हाँ या ना, ठीक है। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, देखो a से b, कहाँ जाएंगे, a से b, ठीक है। तो हो जाएगा 2h रो पाई, बाहर आ गया, कांस्टेंट है ये, ठीक है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। 2h अपॉन रो पाई, ये कितना हो जाएगा ln x, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, a टू b, ठीक है। तो अब देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2h अपॉन रो पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा ln b/a। ये 1/r इक्विवेलेंट है। तुमसे मैंने 1/r इक्विवेलेंट तो नहीं पूछा है, आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा रो पाई अपॉन 2h, नीचे में आ जाएगा ln b/a। लिख लो। देखो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है अरे वो डायग्राम वो इधर से इधर कर रहा है, वो ए और बी ही है ना। हो गया बताओ हो गया। अब देखो अब देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, सीधा, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो L/a, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अगर मैंने x पे जाकर के कट करा, है ना,
देखो क्या ये ठीक है। अब क्या देखो करंट का डायरेक्शन में हमें परपेंडिकुलर बनाना है ना, ठीक है। तो अब देखो सारे के सारे करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना ताकि सारे करंट आपस में इसके परपेंडिकुलर जाए। अगर मान लो मेरा सॉरी एरिया इस तरीके से रहता है, ठीक है, तो जो भी हम इधर से भेजेंगे सारे के सारे इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया इसी तरीके से काटना होगा, सारे करंट उसके परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने स्ट्रिप कट करा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बट ये कर्व होगा इस बार, है ना। तो अब देखो एल, अब ये जो करंट पास करेगा, तो मैंने थिकनेस सीसी के लॉग में कट करा है, तो डीएक्स थिकनेस होगा इसका रो डीएक्स, और हमें एरिया लिखना है। एरिया कैसे लिखेंगे, अब देखो एच इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा, वो जो भी पहले लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ आर्क से लिखा था। आर इज इक्वल टू थीटा इक्वल सॉरी थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स इंटू पाई बाई 2, है ना, ये लिखेंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को मैंने डी आर थिकनेस से कट करा है, कितने से कट करा है, डी आर थिकनेस से, तो सर्कल मोटा हो जाएगा, बट अंदर में कुछ नहीं है। मैंने बीच से कट लगाया, ये ओपन हो जाएगा, और ये 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस होगा उसी के लेंथ के तो बराबर होगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वैसे वो भी तो लिख रहा हूँ, हाँ या ना, ठीक है। मैं तो कुछ बोल रहा नहीं था। देखो इधर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू एच, तो 2 रो बाई पाई एच और 1/x डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा डी आर, इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, 2 रो अपॉन पाई एच, और ये हो जाएगा एल एन एक्स, ए से बी, 2 रो अपॉन पाई एच, ln v by ये याद हो गया, याद करो तुम तो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा रेजिस्टिविटी वगैरह के बारे में, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लो, करंट डेंसिटी हेडिंग डालो। करंट डेंसिटी जैसे रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक ठाक है, इन सब कुछ उल्टा ही चल रहा था मेरे में, देख के चल रही थी। ठीक है, देखो द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, लिख के देता हूँ, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू 1 मीटर स्क्वायर goes through an area of 1 meter square is called current density, और क्या लिखेंगे, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे, करंट डेंसिटी कहते हैं। ओके, अब देखो बेसिकली करंट डेंसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज along the direction of current, ओके। फॉर्मूला लिख लेना, J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है,
इसका यूनिट लिख लेना, यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो छाप लो फटाफट। करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए। आई इक्वल टू, अभी ए में पढ़ा था, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू, अगर इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बी से अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो होता है एन ई ए वी डी, है ना। तो यहाँ पे रख दो एन ई ए वी डी अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई वी डी। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये एरिया करंट डेंसिटी एरिया है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? मिटा दो। बंद करना देखो, मान लो कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यूँ, ठीक है। तो इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो मैं कैसे बता, आपने बोला मैं कैसे बोला ये है थीटा, ये है थीटा। अब देखो इस एरिया को घुमा करके सरफेस को या तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हो या वर्टिकल ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल लोगे तो ये आएगा, वर्टिकल में ये आएगा। हॉरिजॉन्टल ले लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, इसका कंपोनेंट। फिर इससे कोई भी करंट पास होगा क्या, नहीं, है ना। और वर्टिकल लोगे तो कम्प्लीटली ये आएगा। तो वर्टिकल जब लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा, कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर जब मैं करंट डेंसिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई इंटू ए कॉस थीटा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू आई और ए क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। तो आई को क्या लिख सकता हूँ, जे इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर है तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। और ये ए बी कॉस थीटा स्केलर होता है, लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना। तो अब देखो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा ही आएगा, तो वही लिखा हुआ है। और करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मैंने टेंसर लिखाया हुआ है ना। लेकिन ध्यान रखना कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में टेंसर ऑप्शन नहीं देगा, तो वहाँ पे स्केलर मार्क करना है, तो वहाँ पे लिख लेना टेंसर और स्केलर करके लिख लेना, स्केलर भी लिख लेना। अगर मान लो टेंसर ऑप्शन में नहीं है कहीं पे तो स्केलर होगा, लेकिन करंट में डायरेक्शन होता तो है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि कोई मान लो 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, ये मान लो 90 डिग्री पे है, और 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, तो इधर कितना बहेगा, 3+4 ऐड हो जाएंगे ना, साथ ही तो आएगा, नॉर्मल ही तो ऐड हो रहा है, ठीक है। देखो एक तो वेक्टर अलजेब्रा से अलग ऐड होता है, वेक्टर अलजेब्रा से ऐड कर देते तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 16 15, ये 5 आता, जबकि ये तो नहीं आ रहा ना, ये तो सिंपल फैक्ट 7 आ रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या मैटर कर रहा है, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ इधर की तरफ 3 एम्पियर है, ठीक है, इधर की तरफ 5 एम्पियर है, इधर कितना आएगा, 2 एम्पियर, 3 तो उधर निकल गया ना, हाँ या ना। तो क्या डायरेक्शन मैटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बट इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कई बार तुम एग्जाम दो, अगर मान लो एग्जाम में टेंसर ना मिले तो तुम्हें क्या ऑप्शन टिक मार्क करना है, स्केलर करना है, ठीक है। तो ये लिख लो, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हाँ। ठीक है, ओके, चलो
यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, मान लो कि जैसे हमने पढ़ा है क्या, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू 2ml/n_e² टाउ। तो इसमें हमने लिखा था n_e² टाउ इंटू L/A, और इसको हमने रो बोल दिया था, और r इक्वल टू ρL/A यहाँ से लिखा था ना? ऐसे क्या मुस्कुरा रही है? कुछ याद नहीं आता। हाँ मैं समझ गई, उसको हमने काट के ठीक है। लिखा ना, मैं समझ गई। तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में, देखो मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है जो कि अंटार्कटिक पे बना हुआ है उसके हिसाब से, और मैं वहाँ से उसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ इंडिया में, तो टेम्परेचर बढ़ा है ना? अंटार्कटिक में कितना टेम्परेचर रहता है? काफ़ी कम रहता है, माइनस में रहता है, -25, 30, पता नहीं कितना रहता है, 50 होगा, जो भी होगा है ना? बट इतना रहता है, बर्फ गिरते हैं वहाँ पे, है ना? पिघलते नहीं है, सही है। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा, अगर मैं उसको इंडिया में लेकर के आ जाऊँ तो इंडिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? तो क्या वो रेजिस्टेंस इंडिया पे काम करेगा? ठीक है, क्या होगा उसके अंदर में? अब देखो कोई भी रेजिस्टेंस के अंदर में चीज़ें क्या, अब देखो मान लो कि वही रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ सेम होगी और एरिया सेम होगी, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि वो एरिया बढ़ जाएगा, ये तो नहीं होगा, लेंथ बढ़ा दिया रास्ते में। ये जिस फैक्टर कांस्टेंट रहेगी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एन क्या है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ई भी कांस्टेंट रहेगा, टाउ चेंज हो जाएगा। कैसे? टाउ क्या है? कॉलिजन बिटवीन द दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का टाइम पीरियड है। अगर मान लो जैसे ही हम लेकर के आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्मल काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन रफ्तार में घूमेगा वो, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि टाउ डिक्रीज हो जाएगा, हाँ, ज़्यादा देर से घूमेगा तो टाइम ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो इसमें अगर टाउ कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रो भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सारे किसके लिए है? कंडक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूंगा, ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या होता है? जो बीच बीच में रहता है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और सही हो ना, ठीक है, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, ठीक है। तो देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर के साथ एक खास चीज क्या है कि जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ तो घटेगा ही, ठीक है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और ये ज्यादा से बढ़ता है एज कम्पेयर टू द टाउ, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है? 2ml/ne² टाउ, ठीक है। तो एन बढ़ गया और टाउ क्या हुआ? कम हुआ। कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या है, एन ज्यादा बढ़ गया। अगर मान लो ये 1 से कम हुआ है तो 2 से बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से समझ लो। तो ओवरऑल तो नीचे वाले डिनोमिनेटर तो बढ़ ही रहा है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, कम होगी। हाँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है, और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाता है। ओके, चलो लिख लो, हेडिंग डाल देना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। अब देखो एक और, करंट डेंसिटी नहीं वो अलग टॉपिक खत्म हो गया वो, है ना। हाँ देखो, और कंडक्टर के लिए क्या होता है? कंडक्टर के लिए जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, काय के लिए? कंडक्टर के लिए, ओके। सेमी कंडक्टर का जब ग्राफ बनाते हैं वो ऐसा जाता है, किसके लिए? और इंसुलेटर का इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? कोई मतलब होता है? ऐसे ही नहीं पास होता, उसमें क्या देखोगे? पर ग्राफ तो बनना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। सुपर कंडक्टर का होता है, ठीक है। उर्दू के ग्राफ नहीं बनाया होगा। अब देखो, तो मैंने बोला था क्या कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस
बढ़ जाता है, कंडक्टर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू देखी, देख मतलब एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें निकाली गई है ना, क्या डी आर है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर नॉट, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डी टी। ठीक है, अब ये जो डी आर होगा वो इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो उसके ये पे अल्फा आएगा एंड अल्फा आर नॉट डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो आर नॉट से आर अल्फा, तो बेसिकली आर अल्फा माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आर नॉट कॉन्स्टेंट होगा, ये आपने क्या बनाया नीचे? अल्फा डी टी बाहर आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डी टी, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट को बाहर निकालो तो 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। ठीक है, ये कब होगा जब अल्फा वैरी करेगा, मान लो अल्फा हो सकता है कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी दे रखा हो कि अल्फा इज इक्वल टू दे दिया 3t² प्लस 2t, इस तरीके से करके दे दिया, तो यहाँ पे अल्फा वैरी कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, उसके साथ टेम्परेचर का ये आया इंटीग्रेटिंग टर्म आया हुआ है ना। अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट है, क्या ये अल्फा कांस्टेंट है, आर फाइनल जो होगा बेसिकली आर नॉट 1 प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी, क्या होगा ये डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दैट इज टी फाइनल माइनस टी नॉट, टी नॉट मतलब टी इनिशियल है। ठीक है, ये वही टेम्परेचर है जिस पे रेजिस्टेंस क्या थे आर नॉट थे। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली अल्फा रेजिस्टिविटी में भी हम लोग लिखते हैं रो अल्फा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब हल्दी मतलब बिगाड़ी में लिखा आपने। हाँ हाँ, क्या पता यार, घर जाकर यही सोचे डी आर मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। तब मैंने बोल दिया अभी यहाँ पे। So basically RF is equal to R naught 1 plus alpha T final minus T naught, ये भी हम लिख सकते हैं। R naught जो है द रेजिस्टेंस एट T naught टेम्परेचर। ठीक है, जो इनिशियल दे रखा, अगर मान लो इनिशियल टेम्परेचर ना गिवन है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, ऐसा नहीं दिया होगा कि अल्फा, हाँ आर नोट से आर एफ है वो, संगीत का असर सर चश्मा आ रहे के भी धीरे-धीरे। नहीं वो टी तक है। ठीक है, देखो अल्फा को ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा जो है वो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है ये? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिना देखे बोला है। ओके, और ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, और हाँ अगर टी नॉट तुम्हें गिवन ना हो तो हम लोग उसको 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। मतलब मोस्टली जो आर नॉट कैलकुलेट करा जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करा जाता है। एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा ही फॉर्मूला लगाना है। मान लो हमारे पास जो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस पे किसी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 100 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 ओम। पूछा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस शुड बी 200 ओम, जिसमें थर्मल कॉफिशिएंट जो दे रखा है वो दे रखा है 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। मुझे क्या पता, आप मुझे लिख के कैसे बोल रहे हैं तो 15 लिख के। हमारे पास क्या क्या है इसमें? हमारे पास एलिमिनेशन है,
ठीक है, तीन ही चीजें सर, पॉसिबल नहीं है। अपन लेट देखो R at any temperature T that is equal to R naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अभी कौन सा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे है, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना दरकार 100 इज इक्वल टू आर नॉट, हमें नहीं पता 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें नहीं पता ना, तो पहले वो निकालेंगे हम, है ना। 1 प्लस अल्फा कितना है 0.005 और डेल्टा टी कितना है देखो 80 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 85 से 40 तो ये आ जाएगा बेसिकली 0.4, तो ओवरऑल ये वैल्यू आएगी 1.4। ठीक है, और ये आ जाएगा 100/1.4 आर नॉट। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू आएगी 1000/14 ओम। ठीक है, अब देखो तुमसे क्या पूछा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाए तो वो तुमसे वैल्यू पूछिए, तो आर नॉट की वैल्यू हमें पता है, मैं लिख देता हूँ 200 दैट इज इक्वल टू 1000/14 1 प्लस 0.005 इंटू टेम्परेचर T माइनस 0। ओके, अब देखो 2 जीरो से खत्म और 2 5 से 14, ठीक है, कितना आ जाएगा 10, 14/5 and this is -1 अपॉन 0.005 इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा 9/5 और ऊपर जाएगा 1000 और नीचे आएगा 5, 25 40 360 डिग्री सेल्सियस। देख लो, ये आपने कैसे किया अब घर पे करना। यार, ये अभी क्या मुझे लगा फटाफट निकालो। बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे। मैं वो कुछ नहीं देख रहा, मैं तो वही देख रहा हूँ। ये आगे जाके बड़ा हो जाता है, ये सर्कल मतलब ये पाइप बड़ा हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लेना, ये है। ये कराओगे तो फिर क्या होना है? करा देता हूँ, देखो इसके लिए रेजिस्टेंस लिखो पहले, जब टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अगर मैंने कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, जैसे मैंने बोला अंटार्कटिका का एग्जांपल दिया, वहाँ पे बनाया, तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, तो दो हमने अलग अलग मटेरियल क्या बोलते हैं रोवन अलग अलग है ना, तो अलग अलग मटेरियल को हमने रखा और उसको हमने क्या कर दिया, बना दिया। तो क्या करूँ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 और रो 1 रो 2 में ऐसा क्या, किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से बनाऊँ ताकि जब मैं इसको इंडिया में लेकर के आऊँ तो रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो, रेजिस्टेंस कुछ तो हो सकता है ना, ऐसा रेजिस्टेंस चेंज ना होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ के हिसाब से अलग बनाओ फिर वहाँ के हिसाब से अलग बनाओ, दिक्कत आ जाएगी ना।